students, how are you? I am fine and hope you all are fine. And how about you? What are you doing in your leisure period? Have you shared your experience in my WhatsApp group? आप खाली समय में क्या कर रहे हो बच्चों? इसका डिटेल मेरे WhatsApp पे, मेरे मोबाइल के WhatsApp पे ज़रूर दिया करो कि सर मैं खाली समय में ये पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, खाली समय में मैं ये किताबें पढ़ती हूँ या पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ हैं जिनको आप पढ़ते हो। और जितना चैप्टर हुआ सोशल स्टडी का, उसमें आप कैसे अपना प्रिपरेशन करते हो उसका शॉर्ट वीडियोस मुझे ज़रूर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजोगे सारे स्टूडेंट्स। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजोगे, ठीक है? तो चलिए आज हम लोग स्टूडेंट्स क्लास 5 के बच्चों, आज हम लोग जो बचे हुए भाग हैं सोशल स्टडी के रिवीजन वार्ड, उसको डिस्कस करके और आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था, कोशिश करेंगे कि उसको आगे बढ़ाने की। टुडे वी हैव टू कंटिन्यू दैट प्रीवियस चैप्टर विच वी हैव टू लीव इट। जो चैप्टर हम लोगों ने पिछले क्लास में छोड़ा था उसको आगे देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोगों का जो चैप्टर था वो था चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 में हमको लगता है कि सारी बातें हो चुकी थी, सिर्फ चैलेंजेस फेसिंग द रीजन ये पढ़ाना बाकी रह गया था। तो हालांकि ये भी मैंने डिस्कस कर ही दिया था, मैंने बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा वहाँ पर आज पोलर रीजन जो चैप्टर नंबर 7 है, इसमें थोड़ी बहुत बात और करनी थी। मैं प्लीज़ इसको कंप्लीट कर दूंगा आज, थोड़ा बहुत आपको इसमें समझने वाली बात करूंगा। पोलर रीजन कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है आज सबसे बड़ा चैलेंज है जो आज के लोग इस क्षेत्र के फेस कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग पोलर रीजन में क्यों ज़्यादा डेंजरस है और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, मैं स्टूडेंट्स बताऊं तो साइंस में आप इसे और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। यू हैव टू रीड इन द साइंस बुक वेरी गुड वे, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन दैट वीडियो ऑल्सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब समझिए, क्योंकि ये SST का भी भाग है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ साइंस का भाग है, ये सोशल स्टडी का भी पार्ट है। तो ध्यान से समझिए कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल वार्मिंग? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग इट इज द फेनोमेनन या इट इज द कॉज बाय विच इंक्रीज इन द increase in the amount of carbon dioxide, amount of CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड in the atmosphere or air in the एटमॉस्फेयर। यानी कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक ऐसा फेनोमेनन है, ये एक ऐसा कारक है जो कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में बढ़ने के कारण होता है।
ध्यान से मेरे फैक्ट को समझिए। अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखें, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसको आप जलाते हैं। पॉल्यूशन सबसे बड़ा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का, पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन कैसे बढ़ता है? जब आप ऐसे अनवांटेड मटेरियल को जलाते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब होता है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो मिट्टी के साथ या कभी डिकम्पोज ही नहीं होता, कभी गलता ही नहीं। और जब हम लोग उसको जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उससे पॉल्यूशन निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा निकलती है। और जब हमारे क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा बढ़ते जाएगी तो वह क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग का शिकार होने लगेगा। ग्लोब मतलब होता है पृथ्वी और वार्म मतलब होता है गर्म। जब आपकी पृथ्वी गर्म होने लगेगी तो इसमें जमा हुआ जो पोलर रीजन में जो बर्फ है, चाहे वो नॉर्थ पोलर रीजन में हो या साउथ पोलर रीजन में हो, बच्चों ध्यान से समझिएगा। ग्लोबल वार्मिंग कहाँ से होता है? ग्लोबल वार्मिंग जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के पृथ्वी पर ज़्यादा अकरेंस के कारण होता है। जब हम पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाने लगेंगे या लगते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस या किसी चीज़ को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो धुआं के रूप में निकलता है और वही ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है या ग्लोबल वार्मिंग को रिप्रेजेंट करता है। ग्लोबल वार्मिंग से हमारी पृथ्वी हीट होती है, वार्म माने गर्म होने लगती है, निरंतर गर्म हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है बच्चों, एटमॉस्फेयर में एक लेयर है जिस लेयर को ओजोन लेयर कहते हैं। कौन सा लेयर कहते हैं? ओजोन लेयर। अब बताइए कि ओजोन माने O3 हो गया, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी तो ये O3 को क्या करने लगेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा इसको तोड़ने लगेगा, कम करने लगेगा। और इसका जो मोटाई है, ऑक्सीजन गैस की जो मोटाई है, ओजोन की मोटाई, वो पतली होने लगेगी, पतली होने जा रही है, हो रही है, जिससे सूर्य की रोशनी भी बड़ा आसानी से पृथ्वी पर और ज़्यादा पड़ने लगेगी। क्योंकि ओजोन लेयर क्या करता है? ओजोन लेयर पृथ्वी पर पड़ने वाले अल्ट्रावायलेट रेज या दूषित किरणों को रोकने का काम करता है। और जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ाने लगेंगे तो वो ओजोन लेयर को क्या करने लगेगा? रिड्यूस करने लगेगा, छोटा करने लगेगा, और जिससे हमारी पृथ्वी गर्म होने लगेगी, वार्म होने लगेगी। और पृथ्वी पर जब गर्मी स्टार्ट हो जाएगा तो चाहे नॉर्थ पोलर रीजन में बर्फ़ जमा हो या साउथ पोलर रीजन में बर्फ़ जमा हो, ये सारे पोलर रीजन के बर्फ़ जो हैं वो पिघलने शुरू हो जाएंगे, और पिघल के वो मेल्ट होने के बाद पानी में चेंज हो जाएंगे, और जिससे समुद्र में बाढ़ आ जाएगी और हमारी पूरी पृथ्वी जो भी कॉन्टिनेंट है वो सब डूब जाएगा। क्लियर है? क्योंकि जितना पोलर रीजन में पानी है बच्चों वो बर्फ बना हुआ है तो बढ़िया है, और जैसे ही वो बर्फ पानी में चेंज होगा, इफ द आइस विल बी मेल्टेड and changing into water by evaporation, by heating, warming, it is more dangerous to all continents because all continents are to be drawn in that water. इस पानी में, इस समुद्र के पानी में या ये बर्फ़ के पानी, जब बर्फ़ पानी में पिघलना शुरू हो जाएगा तो पूरा जो है वो कॉन्टिनेंट जो है वो मान लो कि तैरने लगेगा और अंत में डूब जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि इसको समझना। इसको पर्टिकुलर चीज़ मैं बता रहा हूँ और इसको आप समझिए कि ग्लोबल वार्मिंग कहाँ से आया
और इसके कैसे स्टार्ट हुआ। समझ में आ रही है बात, बता रहा हूँ जो बात समझ में आ रही है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, कैसे फैलता है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के क्या होते हैं, इंक्रीजमेंट के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है। चलिए आगे चलते हैं, ये क्लियर हुआ। अब आज पोलर रीजन में जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ते जा रहा है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग जो है जिस प्रकार इंक्रीज कर रहा है ना, तो पोलर रीजन की बात कर रहा हूँ ना, तो पोलर रीजन में ग्लोबल वार्मिंग इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज फेसिंग द पीपुल ऑफ दिस रीजन टुडे। आज पोलर रीजन में रहने वाले लोगों के लिए ग्लोबल वार्मिंग एक चैलेंज बन के उभरा है। कैसे वो उनका सामना करेंगे, कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर, चूँकि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जब स्टार्ट होता है तो आपको ये दिमाग में एंटर कर जाता है कि अब हमारी पृथ्वी का जो तापमान है, टेम्परेचर जो है वो घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ जो है वो लगातार पिघलना शुरू हो जाएगा। बड़ा बड़ा जो बर्फ का जो पहाड़ है या समुद्र का में जो पहाड़ है बर्फ का, वो सब पिघलने लगेगा। मेल्टिंग और रैपिड रेट से, बहुत ही तेजी गति से ये पिघलना शुरू हो जाएगा। दिस पोजेज, इससे ये क्या होगा, फिर ये बर्फ पिघलेगा तो मैंने अभी जस्ट बताया, लेकिन आगे पढ़ता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ। दिस पोजेज अ थ्रेट टू द वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट लाइफ ऑफ द पोलर रीजन, जिससे हमारे जीव जंतु या पेड़ पौधे ये सारे तहस नहस हो जाएंगे। चाहे हम लोग भी अपना घर बना के अगर वहाँ पोलर रीजन में रह रहे हैं और जो भी वहाँ पे इन्वेट्स लोग रह रहे हैं, वो सारे के घर बर्बाद हो जाएंगे। और हो रहे हैं बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप अक्सर आज भी देख रहे हो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, उत्तराखंड में बाढ़ आई, क्या कारण रहा। लैंडस्लाइड तो दूसरी बात है भैया, लैंडस्लाइड तो होते रहता है वहाँ। लैंडस्लाइड मतलब जानते हो क्या होता है, जब पहाड़ी इलाके में, पहाड़ी इलाके किधर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, ये सब पहाड़ी इलाके हैं। तो उन इलाकों में भूस्खलन होता है, यानी कि भूमि धंस जाती है। क्यों धंस जाती है, क्योंकि हाइट पे है, पानी लगातार उसके अंदर से गिर रहा है, क्योंकि माउंटेन एरिया है, बर्फ जमे हुए हैं, हिमालय रीजन है, तो लगातार बर्फ से पानी पिघल करके गिर रहा है, तो लैंडस्लाइड होने का खतरा होता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं बताऊं स्टूडेंट्स, दूसरी तरफ सेकेंड पॉइंट्स बताऊं, तो बच्चों सेकेंड पॉइंट जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। आज लोग नदियों को ब्लॉक कर दिए, नदियों को ब्लॉक करके वहां पर घर बना लिए। पहाड़ी इलाकों में क्या किए हैं बच्चों कि वहां पे रहने वाले लोग घर, नदियों को ब्लॉक करके और वहां पर घर को कंस्ट्रक्ट कर दिए रहने के लिए। अब जब नदी पिघल के, बर्फ पिघल के पानी बन के नदी बहना शुरू हो जाएगी, तो वो फिर कहाँ जाएगी पानी, वेयर इट विल फ्लो, क्योंकि नदी हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करती है। और जब उसके रास्ते में अगर कोई रोड़ा आता है या कांटा आता है तो उसको हटा देगी या अपना रास्ता खोजेगी, और नहीं मिलेगा रास्ता तो उस रास्ते को ही बना लेगी वो अपना रास्ता, वो रोड़े को ही रास्ता बना लेगी। तो नदी लगातार बहना, फ्लो होना शुरू हो जाती भैया। तो नदी जब फ्लो हो रही है और आप यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिए हाउस, तो क्या होगा, ये हाउस को ये तोड़ देगा, डिस्ट्रॉयड कर देगा, और तोड़ते हुए, इसको बहाते हुए नदी आपको कहाँ ले जाएगी। इसीलिए वहाँ पर बाढ़ आई, उत्तराखंड में हो, हिमाचल प्रदेश में हो, जम्मू कश्मीर में हो, असम में हो, बहुत सारे ऐसे जगहों पर बाढ़ आने का रीज़न बस यही होता है कि आप नदी के पास या नदी के रास्ते में घर बना रहे हो, उस नदी के मुहाने को ब्लॉक करके
तो वो पानी कहाँ जाएगी? वो पानी तो आपके घर में एंटर करेगी ना, और फिर आप बोलोगे कि बाढ़ आ गई। दिस इज नॉट अ वे। बाढ़ से इतने लोगों का घर डूब गया, हाउ इट विल बी पॉसिबल? बाढ़ से तभी डूबेगा भैया कि जब आप नदी के किनारे या नदी के पास, नदी के रास्ते में घर बनाओगे। आप साइड में बनाओ। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की इसको ध्यान से समझना। आगे है कि हमारा जो पोलर रीजन है, हमारा जो ध्रुवीय क्षेत्र है ना, जिससे कि थॉविंग ऑफ द परमाफ्रोस्ट, यानी परमानेंट जो वहाँ पर बर्फ जमा हुआ है, वो धीरे 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 क्या हो रहा है? पिघल रहा है बच्चों, मेल्ट हो रहा है। आज हम पोलर रीजन में मैं बताऊं तो 95% जो है वो सिर्फ बर्फ जो है वहाँ बचा हुआ है। यानी कि अगर देखे जाए तो वहाँ पर जो बर्फ़ का जो अमाउंट है 100% पे 95 पे आ गया। यानी 100 अगर देखा जाए 100% में बस 95% ही वहाँ पर बर्फ है, 5% ऐसे ही पिघलते चले गए। विल ऑल्सो कॉज अ मार्क इंक्रीज इन द सी लेवल अक्रॉस द वर्ल्ड। और जिससे कि ये जो 5% बर्फ पिघला तो ये सारा बर्फ का जो पानी है, बर्फ पिघल के पानी में चेंज हो गया और सब समुद्र का पानी का वाटर लेवल को, सी लेवल को क्या किया? वो बढ़ाया। तो भाई आप समुद्र में ऑलरेडी इतना पानी है, और जब पोलर रीजन का पानी जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? आपके लैंड एरिया में एंटर करेगा। तो ये बहुत सोचने वाली बात है और ये बहुत ही चैलेंजिंग है। आज सभी लोगों को, पूरे वर्ल्ड में हर एक लोगों को पॉल्यूशन के कंट्रोलिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन जिस प्रकार फैल रहा है, प्रदूषण जिस प्रकार हम लोग फैला रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं लगातार, क्योंकि पेड़ को काट रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेने वाला कोई नहीं बचा, हम और आप ही है। आज सांस की बीमारी इतनी हो रही है, अस्थमा की बीमारी हो रही है, ये सब कैसे हो रही है? द इंक्रीज इन द पॉल्यूशन, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिर्फ यही कारण है, पेड़ों को नहीं लगा रहे हैं, शुद्ध हवा हमें नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन गैस शुद्ध नहीं मिल रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है। तो इसको बहुत ज़रूरी है फैक्ट को समझना, ये जो बात बता रहा है चैलेंजिंग फेसिंग द रीजन। आगे है, बट ऑन द ब्राइटर साइड, अगर दूसरी तरफ देखें, भाई ये तो डार्कर साइड था, ये तो नेगेटिव पॉइंट्स था कि नेगेटिव पॉइंट पोलर रीजन का क्या है, और ये मतलब नेगेटिव डार्कर साइड था। अब हम लोग लाइट ब्राइटर साइड की तरफ पढ़ेंगे। अब हम लोग कुछ अच्छी बातों को पढ़ेंगे, ये तो नेगेटिव बात को पढ़े, अब अच्छी बात को पढ़ेंगे। बट ऑन द ब्राइटर साइड, अच्छी बात ये है, ड्यू टू द थॉविंग, बर्फ जब पिघल रहा है तो जमीन, अब लैंड आने लगा, मिट्टी दिखने लगा, क्योंकि ऊपर जो बर्फ का लेयर था वो तो सब पिघल के हट गया, तो जो मिट्टी आ गया, तो मिट्टी से वहाँ पे रहने वाले लोगों को ऑयल ड्रिलिंग, माइनिंग, मतलब खान करके उसके अंदर से खनिज निकालना, या एग्रीकल्चर, खेती करने में काफ़ी सहायता। वहाँ के लोगों को भाई, जहाँ पर जो इलाका परमानेंट, उस पर इतना मोटा चादर बर्फ का लगा हुआ है, जब ये पिघल के ख़त्म हो गया तो सॉइल दिखने लगा, और सॉइल को डग करके उससे मिनरल, सॉइल पर एग्रीकल्चर, ये सब करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू। तो इससे बच्चों काफ़ी फ़ायदा हुआ वहाँ के लोगों को। वहाँ पर लोग अलग अलग किसान जो है, अलग अलग प्रकार के जो है वो क्रॉप्स को, अनाज को उगाना शुरू कर दिए, प्रारंभ करने लगे, क्रॉप्स को ग्रो करने लगे। There has also been an increase in the varieties and quantities of the fish, which has helped the fishing industries. वहाँ पर अलग अलग वेराइटीज़ के और बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में मछलियों का उत्पादन होने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि पोलर रीजन जो है वो एक फिशिंग इंडस्ट्री भी आज बन गया, जिसका कारण यही है कि उस ज़मीन के वहाँ पर जो फ्रॉस्ट है, परमानेंट फ्रॉस्ट, वो हट गया और बर्फ़ जो है पानी में बदलता चला गया।
तो वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा आसानी से पकड़ी जाने लगी, क्योंकि बर्फीले जगहों पर मछलियाँ पकड़ना काफ़ी आसान नहीं होता, क्योंकि नदी बर्फ़ बनी हुई है और बर्फ़ के नीचे आप उसको बर्फ़ को पहले हटाना पड़ेगा, बर्फ़ काफ़ी ठंडा होता है, परेशानी होती है। तो बच्चों आज ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम लोग गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये कंप्लीटेड हो गया पूरी तरह से। अगले चैप्टर में हम लोग गवर्नमेंट चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करेंगे बच्चों। पोलरिजन आपका पूरी तरह से आज समाप्त हो गया। तो कल हम लोग अगले दिन जो है वो गवर्नमेंट चैप्टर को पढ़ेंगे, और प्लीज़ आपको इसको अच्छे ढंग से या एक बार फिर से वीडियोस देख करके और मुझे बताना कि ये कैसा लगा। लाइक एंड कमेंट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।